हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में। देखिए, जहाँ भी कंपनी अकाउंट्स पढ़ा जाएगा वहाँ पर उसके साथ साथ लॉ जरूर पढ़ा जाएगा। कंपनी लॉ अगर कहीं पर लिखा गया है किसी सिलेबस में कि कंपनी अकाउंट है, तो वहाँ पर कंपनी एक्ट के कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। लाइक इक्विटी शेयर क्या है, ये कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। प्रेफरेंस शेयर क्या है, कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वगैरह क्या है, ये सारा कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कैसे होगा, ये कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। इक्विटी का बायबैक कैसे होगा, ये कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। डिस्काउंट पे इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है, कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे होगा, कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। तो ये दोनों पैरेलल चलने वाले टॉपिक है जो साथ साथ चलते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो अगर कहीं पर कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आपको कंपनी लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कंपनी लॉ आप देख रहे हैं, संदीप सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ देखते जाइएगा और उससे आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा क्लियर होगी। अगर कहीं लिखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और वहाँ पर आपसे लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। वो सिलेबस का ही हिस्सा है। समझ पा रहे हैं बात? सेक्शन 128 पूछ लिया या सेक्शन 129 पूछ लिया या 133 पूछ लिया या ऑडिट लिखा है तो 148 पूछ लिया या 143 पूछ लिया, तो ये पूछे जा सकते हैं। है कंपनीज एक्ट में, लेकिन ऑडिट के अंदर वो उसका पार्ट है अकाउंट के अंदर, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। क्लियर है? तो लॉ इसके साथ साथ बहुत ही सही तरीके से देखिएगा कंपनीज अकाउंट, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? अभी यहाँ हम बात करेंगे कंपनीज की अकाउंटिंग के बारे में। तीन डिस्कशन है। एक है कंपनीज का थ्योरेटिकल पार्ट, एक है कंपनीज में शेयर के इश्यू, उसका जो शेयर इश्यू पे प्रो राटा अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह सारा। उसके बाद में एक जो है वो डिस्कशन वो है आपका डिबेंचर के बारे में, कि डिबेंचर इशू कैसे होते हैं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे वगैरह वगैरह सारा कुछ उसके ऊपर आपका डिस्कशन होगा। कंपनीज की जो थ्योरी है वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले हम इशू शेयर वाला देखेंगे, फिर हम डिबेंचर वाला देखेंगे, फिर हम उसकी थ्योरी देखेंगे, क्योंकि थ्योरी प्योर थ्योरी और वो आपके लॉ के साथ वैसे कवर हो रही है। फिर भी हम लास्ट के अंदर उसको थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए। चले हम हमारे बोर्ड के ऊपर, ये आ गए बोर्ड के ऊपर। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि फॉर्मेट क्या होते हैं बिजनेस के। फॉर्मेट क्या है बिजनेस के? पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप और थर्ड है कंपनी। मेनली अगर देखें तो तीन तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। या तो हम अकेले बिजनेस करें, या हम कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करें। पार्टनरशिप में क्या है, मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने, 50, ये आपकी लिमिट दे रखी है सेक्शन 464। नहीं तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है वो क्या होती है, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। कोई भी ऐसा कंपनी जो क्या है रजिस्टर्ड है, या तो इस कंपनी एक्ट में या इससे कोई पुराने कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ये क्यों आया, ताकि आपको जब इनकी अकाउंटिंग करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। लाइक ये एक गांव है, इसके अंदर ये एक शॉप है। क्लियर है? ये एक शॉप है, इसको एक आदमी ये चला रहा है। क्लियर है? और गांव में इतनी सेल होती है और उसका सब कुछ सही चल रहा है। अब धीरे धीरे ये गांव जो है वो क्या हुआ, टाउन बनने लगा, कस्बा बनने लगा। तो इसकी दुकान जो वो क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। बड़ी होने लगी तो इसने क्या किया, अपने साथ पैसों की कमी पड़ रही थी, थोड़ी स्किल की कमी पड़ रही थी। समझिए स्किल की कमी कैसे होता है, पार्टनरशिप में क्यों जाता है आदमी, एक तो पैसों की वजह से, और एक दूसरा एक और कारण होता है। हर किसी में क्या होता है, कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है। लाइक समझिएगा, टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेनली अगर हम बात करें, तो हम तीन लोग चला रहे हैं, तो तीन लोगों में से तीनों के पास अलग अलग क्वालिटी है। कैसे? मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो संदीप सर और भरत सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। भरत सर पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं, तो संदीप सर पूरा मार्केटिंग देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात?
तो ये जो है अलग अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, तो उसका क्या होता है अल्टीमेटली हमें क्या होता है बेनिफिट मिलता है, जैसे हम सिनर्जी कहते हैं एक्चुअली, ये हमें क्या होता है बेनिफिट मिलता है। समझ पा रहे हैं बात? तो हमने ये इस तरीके से शुरुआत की और ये 3 लोग मिलकर जैसे काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया पार्टनरशिप। लेकिन अब मान लीजिए हमारा जो आइडिया है वो क्या है पूरे इंडिया लेवल पर जाने का, हमारा आइडिया जो है वो क्या है पूरे इंडिया लेवल पर जाने का। अब उसमें क्या होता है एक रिस्क होता है। पार्टनरशिप में क्या है मेन प्रॉब्लम क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर कल को कोई नुकसान होता है तो घर से पैसा लाके भी देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर और दूसरा क्या होता है जैसे मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल या हम तीनों का पूरा फ्रेंड सर्कल भी अगर इकट्ठा करेंगे तो सब ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ या 10 करोड़ तक का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सारा कुछ रिसोर्सेज लोन वगैरह सब कुछ जो जो है वो सारा कुछ इकट्ठा कर लें तो भी। अब मान लीजिए ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जरूरत कितने की है 500 करोड़ की, मान लीजिए इस नए प्रोजेक्ट में जरूरत कितने की 500 करोड़, तो उस केस में ये बिजनेस तो हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसी जब जरूरत आती है तब हम क्या करते हैं कंपनी की तरफ मूव करते हैं। कंपनी में क्या होता है देखिए इंडिया के अंदर नॉर्मली मिडिल क्लास लोग थे, नॉर्मली मिडिल क्लास लोग हैं। अब इन मिडिल क्लास लोगों के पास क्या पैसा तो है, अब बन जैसे लोग जो है मिडिल क्लास इनके पास पैसा तो है, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बिजनेस कर पाए। लाइक कोई जॉब में फंसा हुआ, तो जॉब में फंसा हुआ तो वो जॉब के साथ साथ उसकी अर्निंग में कुछ बचत तो हो रही है और वो चाहता भी है बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसका टाइम तो सुबह का 10 से शाम को 6 बजे तक का चला गया। अब वो बिजनेस कब करेगा? समझ पा रहे हैं? अब उसके पास बिजनेस करने के लिए समय ही नहीं बचा। तो उस केस के अंदर क्या करते हैं वो पैसा यूं ही पड़ा रहता है और बैंक के अंदर एफडी करवा रहा है। क्लियर है? लेकिन उन सब के मन में एक इच्छा थी कि हम भी क्या करें बिजनेस करें, हम भी क्या करें बिजनेस करें। बिजनेस है क्या कुछ अनसेटिस्फाइड वांट को पूरा करना ही बिजनेस है। क्लियर है? अब इन लोगों को इन्वेस्ट करना है बिजनेस करना है, लेकिन इनके पास सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनके पास आइडिया है सब कुछ है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। समझ पा रहे हो? कुछ लोगों के पास आइडिया है सब कुछ है लेकिन उनके पास पैसा नहीं। तो इन्होंने क्या किया अपन अमाउंट मान कैलकुलेशन के लिए थोड़ा छोटा ले रहे हैं कि मान लीजिए हमें 50 लाख की जरूरत है, इस बिजनेस को 50 लाख की जरूरत है। कितने की जरूरत है 50 लाख रुपए की। क्लियर है? अब इस 50 लाख को मान लीजिए पार्टनर जो वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो उन्होंने क्या किया एक नया तरीका लाया कि हम क्या करते हैं कंपनी बनाते हैं। अब इस कंपनी में क्या होगा देखो आपने बचपन के अंदर बाकी कुछ किया ना हो किया हो, एक चीज आपने जरूर की होगी कि यार भारत के अंदर 133 करोड़ है, ये जरूर सोचा होगा कि 133 करोड़ है, हर किसी से अगर मैं एक एक रुपया लूँ ना तो भी मेरे पास 133 करोड़ होंगे, मेरी जिंदगी मजे में निकलेगी। समझ पा रहे हैं? बस वैसा वैसा ये इनके पास आइडिया था। इन्होंने कहा कि यूँ तो 50 लाख किसी से लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर टुकड़ों में तोड़ दें तो हमने कहा कैसे, जैसे हमने कहा कि इसको 10 रुपए में तोड़ दो, इसको क्या करो 10 रुपए में तोड़ दो। मतलब उन्होंने कहा कि 5 लाख टुकड़े करो, इस 50 लाख के 5 लाख टुकड़े करो, एक टुकड़ा कितने का 10 रुपए का, एक टुकड़ा कितने का 10 रुपए का। तो ये क्या हो जाएंगे 50 लाख रुपए जिसको अगर लेना हमें जो लाने वो आसान हो जाएंगे। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 लाख है ये मार्केट में सेल करो, और ये कैसे करो जैसे बाकी चीजें सेल होती वैसे वैसे इसको भी सेल करो। हमने कहा ठीक है, मान लीजिए ये कोई ए है पैसे वाला है, ये बी है नॉर्मल आदमी, ये सी है और ये डी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए ए जो है वो पैसे वाला उसने क्या कर दिया 1 लाख शेयर खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीद लिए। अब समझिएगा इस कंपनी के मालिक कौन है, अल्टीमेटली ये 5 लाख जिन्होंने शेयर खरीदे ना वो सारे सारे कंपनी के क्या मालिक है। अब इस अकेले ने 1 लाख शेयर खरीद लिया, मतलब इसका हिस्सा कितना होगा 1 लाख इसका है कितने में से 5 लाख में से, मतलब ये कंपनी में क्या करता है 20% होल्ड करता है। मान लीजिए बी जो है इसने क्या किया सिर्फ 10,000 शेयर खरीदे, तो उस केस के अंदर क्या होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, मतलब ये क्या हो गया इसका 2%। मान लीजिए सी है जो कम पैसे वाला वो सिर्फ 1,000 शेयर ही खरीद पाया, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इसका होगा 0.2%। अब ध्यान से समझिएगा ये इस 20% है, इसका मतलब क्या है समझिएगा, इस 20% का मतलब क्या है ये समझिएगा। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी में जितना मुनाफा होगा
कंपनी कहाँ गई, कंपनी यहाँ है ना। ये कंपनी में जितना मुनाफा होगा इसका 20% क्या होगा, इस ए को मिलेगा। जितना मुनाफा होगा उसका 20% इसको मिलेगा। हमने कहा मुनाफा के साथ साथ अगर लॉस हुआ तो उन्होंने कहा पार्टनरशिप में क्या मिलता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों। हमने कहा हाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलता है, माइनर है तो लॉस नहीं मिलता, बाकी प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलता है। हमने कहा ठीक है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें 20% हिस्सा जो है इसको दिया जाएगा। किसको, ए को। 20% हिस्सा किसको दिया जाएगा, ए को। बी का जो हिस्सा कितना है, 2% है। तो जितना भी होगा प्रॉफिट और लॉस उसमें 2% जो है वो सी लेगा और बी लेगा, सॉरी। और सी के पास कितना हिस्सा है, 2% है, तो 0.2% है। तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसका 0.2% ये लोग। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ अल्टीमेटली हमने किया क्या, हमने बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के उनसे इन्वेस्ट करवाया, पैसा लिया और इन्वेस्ट करवाया बिजनेस में। समझिएगा, उधार नहीं ले रहे हैं, इन्वेस्ट करवाया कि ये जो दुकान है, ये जो बिजनेस ये आपका है, ये जो बिजनेस है ये क्या है, आपका है। और इसमें जो मुनाफा होगा वो आपका है, इसमें जो लॉस होगा वो आपका है। अब समझिएगा, मान लीजिए टोटल जो 5 लाख शेयर खरीदने वाले थे ना, वो लोग है टोटल मिला के 10,000। कितने लोग हैं, 10,000 लोगों ने खरीदे। अब समझिए, अगर 10,000 लोग मिलके कोई एक कंपनी को चलाएंगे तो उस केस में क्या होगा, समझ पा रहे हैं बात, क्या होगा सर, क्या होगा। अगर 10,000 लोग मिलके डिसीजन लेंगे ना, एक घर के अंदर नॉर्मली आज के टाइम में अगर सिंगल फैमिली है तो 5 से लेके 7-8 तक के लोग होते हैं, 5-7-8 6-7-8 लाख तक के घर के अंदर लोग रहते हैं। उस केस के अंदर एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। समझ पा रहे हैं बात, आधे नाराज हो जाते हैं, आधे खुश हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है। यहाँ पर 10,000 लोग हैं, वो मिल के डिसाइड करेंगे कि कंपनी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, समझ पा रहे बात, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी क्या। हाँ सर जरूर प्रॉब्लम होगी उस केस के अंदर, क्योंकि 10,000 लोग अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने गए तो वो तो पियोन को, जो कंपनी का पियोन है उसके अपॉइंटमेंट में ही लड़के मर जाएंगे। ये कहेगा कि मेरे जो ये जान पहचान का इसको लगा, वो कहेगा मेरे जान पहचान का लगा, उसको लगा, उसको लगा, इस तरीके से ये लड़ लेंगे। समझ पा रहे हो बात, हमने कहा तो फिर क्या करें। तो इन्होंने कहा कि ये जो 10,000 लोग हैं ना, ये क्या है, मेंबर है या ऐसे कह सकते हैं शेयर होल्डर। देखिए दोनों वर्ड में थोड़ा सा फर्क है, मेंबर और शेयर होल्डर क्या सेम ही है क्या, मेंबर और शेयर होल्डर सेम होते हैं क्या, मेंबर और शेयर होल्डर सेम होते हैं क्या। मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ द केस दोनों सेम होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस दोनों सेम होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम ही हो। सर क्यों, शेयर होल्डर का मतलब है जिसके पास शेयर है वो क्या है, शेयर होल्डर है। और मेंबर कौन है, मेंबर वो है जिसका नाम कंपनी के मेंबर के रजिस्टर के अंदर लिखा गया है। कई बार कंपनी कोई शेयर होल्डर शेयर खरीद लेता है लेकिन उसका मेंबरशिप के रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए ट्रांसफर उसने रजिस्टर नहीं करवाया या ऐसा कुछ बेकार, तो वो शेयर होल्डर बन गया लेकिन मेंबर नहीं बना। या फिर उसने शेयर ट्रांसफर कर दिया लेकिन आगे वाले ने अभी ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं किया, तब तक वो शेयर होल्डर तो नहीं है, उसके पास शेयर तो नहीं है लेकिन मेंबर अभी भी बना हुआ है। लेकिन मालिक कौन है अल्टीमेटली, मेंबर और शेयर होल्डर। सर मालिक कौन होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर है। दोनों शेयर होल्डर अलग अलग तरीके के, किसी के पास वोटिंग राइट है, किसी के पास प्रेफरेंशियल राइट है, लेकिन कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर। अगर आपसे पूछे कि कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर। क्लियर है। अब यहाँ पर ये सारे सारे लोग तो ऐसा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो फिर इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को अपॉइंट किया, कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि आप हमारे लिए क्या कीजिए, बिजनेस मैनेज कीजिए। हम 10,000 लोग हैं, हमारे बिया पे आप क्या कीजिए, बिजनेस को मैनेज कीजिए। समझ पा रहे हैं बात, आप हमारे बिया पे क्या कीजिएगा, बिजनेस मैनेज कीजिए। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया, जिम्मेदारी दी गई कि आप क्या कीजिए, बिजनेस संभालिए। अब समझिएगा, पैसा किसका लगा हुआ है, मेंबर का। संभाल कौन रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, उनको अपॉइंट करेंगे जो थोड़ा इस मामले में, बिजनेस के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में जो थोड़े एक्सपर्ट है, ताकि वो बिजनेस को और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से संभाल सके। क्लियर है।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का देखिए, संभाल कौन रहे बिजनेस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। अब समझिएगा, दूसरे का पैसा अगर किसी दूसरे के पास है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ गड़बड़ कर सकता है? सर जाहिर सी बात है गड़बड़ कर सकता है। अभी जैसे आप लोग सारे के सारे पैसे मुझे दो और मुझे कहो कि आप हमारे भी आप पे बिजनेस करो, क्या मैं आपको चीट कर सकता हूँ क्या? हाँ, उस केस के अंदर चीट करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। समझ पा रहे बात? तो अब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह को रेगुलेट करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, रेगुलेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात? पार्टनरशिप के अंदर तो आपने देखा होगा, पार्टनरशिप में तो आप चाहो तो रजिस्टर करो, चाहो तो नहीं करो, वो सारा तक दे दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया है। समझ पा रहे बात? यहाँ इन्होंने क्या कहा, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह पे, इन मेंबर के राइट पे, और यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होगी। कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि यहाँ इन्वेस्ट करें, मेंबर चाहते हैं कि वहाँ नहीं करें, तो क्या होगा? समझ पा रहे बात? ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट आएगी। तब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कंपनीज एक्ट बना देते हैं जो क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, जो इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और इस कंपनी एक्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखी गई कि शेयर क्या होंगे, शेयर कैसे इशू किए जाएंगे, क्या डिस्काउंट पे इशू होंगे, क्या क्या बायबैक किया जा सकता है, क्या बोनस जो है वो क्या होगा, रिजर्व में पैसा कौन सा ट्रांसफर होगा, फिर रिजर्व का यूज कैसे होगा, सीआरआर क्या होगा, सीआरआर का यूज कैसे होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो उसको सारों को क्या किया, कंपनीज एक्ट के अंदर ही लिख दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये तो कॉन्सेप्ट था शेयर का, समझिएगा, ये तो कॉन्सेप्ट था शेयर का। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा डिबेंचर का। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा डिबेंचर का। डिबेंचर क्या है? मान लीजिए, बहुत छोटे से एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये एक आदमी है और ये एक आदमी है। इसके पास क्या है? पैसा है। इसके पास क्या है? पैसा है। और इसके पास क्या है? आइडिया। क्लियर है? अब जिसके पास पैसा है वो जेब में रखता है तो उसको लगता है कि यार जेब के अंदर तो पैसे की पड़े पड़े वैल्यू कम हो रही है। कैसे? जैसे वो बैंक में जमा करवाता है तो उस केस के अंदर उसको कुछ ब्याज मिलेगा, जेब में पड़े तो कुछ मिलना नहीं है। तो वो क्या गया, बैंक के पास गया कि बैंक मेरे पास पैसा है। उसने कहा कि लाओ। इसने कहा ब्याज कितना दोगे? उसने कहा 5%। ब्याज कितना बताया? 5%। इन्हें कहा सिर्फ 5%। बैंक ने कहा, इसने कहा कि यहाँ तो जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो भी 10% और तुम 5% ब्याज दे रहे हो। बहुत दुखी हुआ और पैसा लेके वापस आ गया। इसके पास आइडिया है। इसके पास क्या है? आइडिया है। अब ये गया बैंक के पास कि बैंक पैसा चाहिए। बैंक ने कहा काम यही है, पैसा देंगे, ब्याज पे ले लो। कहा कितना चाहिए? कि 50 लाख चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो यार रिटर्न विटर्न और ये सारी चीज़ें गड़बड़ है और ये सारा कुछ है, तो तुम्हारे तो लोन तो वैसे मुश्किल होगा, लेकिन लोन होगा तो भी फिर पर्सनल लोन होगा, और पर्सनल लोन में ये और बिजनेस लोन में भी ये सारी प्रॉब्लम है। हम कर तो देंगे कैसे भी करके, लेकिन ब्याज तुम्हारा लगेगा 18%। ब्याज तुम्हारा लगेगा 18%। ये भी दुखी हो गए, वापस आया। अब ये भी दुखी और ये भी दुखी। तो उस केस के अंदर इसने किया इसको फ़ोन कि भाई कहाँ है? इसने कहा कि घर पे बैठा हूँ, दुखी बैठा हूँ। इसने कहा कि मैं भी दुखी हूँ, चल अपन दोनों दुख बांटते हैं। और ये अड्डे पे गए। अब यहाँ पर ये बैठ गया, ये बैठ गया, और जब मिल बैठेंगे 3 यार और बैठे। थोड़ी देर हुई और शाम रंगीन हुई, और जैसे ही रंगीन हुई फिर बातें शुरू हुई। इसने रोना शुरू किया। सबसे पहले इसने कहा कि यार देख, पैसा पड़ा है मेरे पास और ये सिचुएशन है, जब मैं बैंक में जमा करवाने जाता हूँ ना, तो बैंक वाले मेरे को ब्याज ऑफर कर रहे हैं 5%, और इन्फ्लेशन जो 10% है। इस तरीके से तो मैं, मेरा पैसा जो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कम हो रही है और मैं तो परेशान हूँ, और मेरे पास ना कोई आइडिया बिजनेस करने का, और क्या करूँ। इसने कहा कि यार मेरे, इसको रोता देख के इसने कहा, इसने भी रोना शुरू कर दिया। इसने कहा कि यार मेरे पास आइडिया है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, सब कुछ है, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। बैंक के पास मैं गया और बैंक वाले जो 18% ब्याज ले रहे हैं। अब दोनों ने कहा कि यार जमा करवाने जाओ तो 5%, लेने जाओ तो 18%, इतना मुनाफा, 13% मुनाफा खा रहे बैंक को। इसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं पैसा तुझे दे देता हूँ। कितने पे? तू मुझे दे दे 12% ब्याज। तू मुझे दे दे 12% ब्याज। इसने कहा हाँ यार,
अगर तू 12% पे ले लेगा तो देख, मेरा 10%, मुझे 5% रिटर्न मिल रहा था, मुझे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे लिए तो फायदा है। इसने कहा मेरे लिए भी फायदा, मुझे 18% ब्याज लग रहा था, मुझे 12% ब्याज लग रहा है, मेरे लिए भी फायदा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आया। तो जो लोग बैंक के अंदर एफडी करवाने में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करते हैं, डिबेंचर में डिबेंचर में पैसा लगाते हैं। क्लियर है। और बैंक से उधार लेने के बजाय बैंक अगर ब्याज ज़्यादा चार्ज करती है तो हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा उधार ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, डिबेंचर जो है वो क्या एक तरीके की उधारी है। डिबेंचर जो है वो क्या एक तरीके की उधारी है। और शेयर जो वो किससे मांगा जा रहा है, मालिकों से। शेयर जो किससे मांगा जा रहा है, शेयर का पैसा कौन दे रहे हैं, मालिक दे रहे हैं। तो ये दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से शेयर और डिबेंचर का कॉन्सेप्ट बना। क्लियर है। अब ये अलग अलग टाइप की कंपनीज है, और ये सारा हम थ्योरेटिकल पोर्शन हम बाद में देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स और ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट हम, और शेड्यूल 3 का पार्ट हम बाद में देखेंगे। अभी हमने शेयर और इनको देखा है, तो अभी हम शेयर और इनका इश्यू वगैरह के बारे में बात करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कि हम पहले शेयर के बारे में बात करें, शेयर्स के बारे में। प्रोसीजर फॉर रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी। इक्विटी के जरिए हम पैसा कैसे रेज कर सकते हैं। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फ्रॉम पब्लिक। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा कम बताऊंगा। रीजन यह है, कंपनीज एक्ट का जो है संदीप सर ने क्लासेज ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। प्रोस्पेक्टस क्या है, कुछ भी नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप गाड़ी लेने खरीदने गए हो तो उस केस के अंदर वो एक ऐसी बुक देते हैं, तो वो बुक के अंदर क्या होता है, गाड़ी और उसके फीचर्स, इंजन वगैरह के बारे में बातें बताई होती है। वैसा वैसा वो क्या एक तरीके का उसका एडवर्टाइजमेंट का लेटर है। वैसा वैसा शेयर जब इशू करेंगे तो उसके साथ साथ बताना होगा कि ये शेयर क्यों लें, इससे क्या क्या फायदा होगा, इस कंपनी में क्या क्या चीजें हैं, इस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, इस कंपनी में क्या क्या मैनेजमेंट में कौन है, वगैरह वगैरह। सारा जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस में होगा, प्रोस्पेक्टस में होगा। अब शेयर जब इशू करोगे ना, मान लीजिए आपने 10,000 शेयर सेल करने के लिए गए। अब अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि 10,000 की जगह एप्लीकेशन जो 15,000 के लिया जाए, मतलब लोग जो 15,000 एप्लीकेशन भेज दे खरीदने के लिए। या फिर हो सकता है कि 10,000 की जगह 10,000 ही एप्लीकेशन है, या फिर हो सकता है कि 10,000 की जगह 8,000 एप्लीकेशन आए या 9,000 एप्लीकेशन आए। मतलब क्या हुआ, तीन चीजें हो सकती है, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन, या अंडर सब्सक्रिप्शन, या फुल सब्सक्रिप्शन। समझ पा रहे बात। फुल मतलब बराबर, फुल मतलब 100% जितना था उतना, अंडर मतलब कम, और ओवर मतलब ज्यादा। अब समझिएगा, अगर एप्लीकेशन 100% आई, अगर एप्लीकेशन 100% 10,000 के लिए शेयर इशू किए थे और 10,000 एप्लीकेशन आई, तब तो क्या करूं, भगवान को तो धन्यवाद और शेयर इशू कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10,000 के लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी, 10,000 शेयर हम सेल करना चाहते हैं, 10,000 एप्लीकेशन है, कहो ए भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने 10,000 के लिए 10,000 एप्लीकेशन दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10,000 में शेयर इशू का प्रोसीजर जो शुरू कर दीजिए। अगर 10,000 के लिए आपने शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी कि भाई हम 10,000 शेयर सेल करना चाहते हैं, और उस केस के अंदर 9,000 ही एप्लीकेशन आए, अगर 9,000 ही एप्लीकेशन आए, या फिर 8,000 ही एप्लीकेशन आए, या 7,000 ही है, तो वहां पर क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर एक कंपनी एक्ट में ही कंडीशन लिख रखी है कि मिनिमम कितना आना चाहिए, मिनिमम 90%, कि मिनिमम 90% जो वो आना चाहिए। जैसे 10,000 शेयर इशू कर रहे हो तो उसका 90% मतलब 90,000 जो वो आना चाहिए। अब दो सिचुएशन हो सकती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कि 9,000 या 9,500 आ गए, 9,200 आ गए, 9,300 आ गए, 9,800 आ गए, मतलब 90% से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेक करके और उसको अलॉटमेंट वगैरह में यूज कर सकते हो, मतलब अलॉटमेंट वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला है, मतलब 90% से भी कम एप्लीकेशन आई है, मतलब जैसे 8,800 आ गई, 8,900 आ गई, ऐसी एप्लीकेशन आई है, 8,999 आ गई, तो भी उस केस के अंदर फिर क्या करोगे, ऑल एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी होगी। कंपनी एक्ट स्ट्रिक्टली कहता है कि कम से कम 90% शेयर जो वो सेल होने चाहिए। कंपनी एक्ट मानता है कि अगर आपकी कंपनी की ये रेपुटेशन है कि आप अगर 10,000 शेयर सेल करने चाहते हो और 9,000 भी सेल नहीं हो रहे,
मतलब आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप ये आगे प्रोसेस मत कीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है। अब तीसरा केस है कि अगर 10,000 की जगह कितनी आ जाए एप्लीकेशन, 12,000 आ गई, या 13,000 आ गई, या 14,000 आ गई, 15,000 आ गई, 16,000 आ गई, जितना इश्यू था उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, प्रोपोर्शनल इश्यू करना होगा। प्रोपोर्शनल इश्यू मतलब आनुपातिक इश्यू। मतलब सर, जैसे 10,000 की जगह 15,000 आ गया, ठीक है, तो 2 की जगह 3 एप्लीकेशन आई, तो 3 की जगह देंगे कितने, सिर्फ 2। समझ पा रहे हो बात? 15,000 एप्लीकेशन, उनमें 10,000 शेयर देने, तो फिर हम क्या करेंगे, 15,000 की जगह 10,000 देना, मतलब 3 की जगह 2 देना है। तो जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हम क्या करेंगे, 2 शेयर देंगे। ये पूरा का पूरा कंपनी की खुद की इच्छा पे है कि वो किसको शेयर कितने दे, किसको कम दे, किसको ज़्यादा दे, ये पूरा का पूरा उसके ऊपर है। तो पहले कंपनी क्या करती है कि उसमें से जितनों की एप्लीकेशन जो है वो उसके अंदर कुछ एरर है, तो पहले तो उनको हटा देते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जो सही है उसमें से किसी को हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन देते हैं, कि किसी ने 5,000 के लिए दिया तो 5,000 पूरे के पूरे दे दिए, किसी ने 5,000 के लिए अप्लाई किया तो उसको 5,000 पूरे के पूरे दे दिए, या हो सकता है किसी ने 2,000 के लिए अप्लाई किया और उसको पूरे का पूरा रिजेक्ट कर दिया, और 2,000 के 2,000 जो है वो उसमें कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे हटा दीजिए और बाकी जो बचता है उसमें अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से दे दें। तो इसको क्या कहा गया, प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ पा रहे हो? प्रो मतलब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब आनुपातिक जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 सिचुएशन हो गए। समझ पा रहे हो? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, या फुल सब्सक्रिप्शन। अब समझिएगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो उस केस के अंदर मान लीजिए अब 10,000 शेयर पे 15,000 के पैसे आ गए, अब जिसको 3 की जगह 2 शेयर इशू करें, तो उसने पैसा दिया एप्लीकेशन मनी, तो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या किया जा सकता है, रिफंड भी किया जा सकता है और यूज भी किया जा सकता है। ज़्यादातर कंपनी यूज ही करेगी। रीजन क्या है कि वो जस्ट थोड़े टाइम बाद में अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट होगा तो फिर वापस पैसा मंगवाना पड़ेगा। आज पैसा दे रहे हो, कल वापस मांगो, तो उस केस के अंदर कंपनी देखने का क्या आप आगे के लिए यूज भी कर सकते हो। क्लियर है? ये सारी बातें हैं। अब अपन इसको शुरू करेंगे। शेयर इश्यू का एक्चुअल प्रोसीजर जो हो अब से शुरू होगा। अब शुरू करें। शेयर इश्यू डेट केस देखिए क्या लिखा है, इश्यू डेट फेस वैल्यू, इश्यू डेट फेस वैल्यू, और लिखा है शेयर इश्यू डेट प्रीमियम। सर इश्यू डेट डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा है? सर इश्यू डेट डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा है? डिस्काउंट पे भी तो इश्यू हो सकता है। तो एक आता है आपका सेक्शन 53, सेक्शन 53 जो कहता है इश्यू एट डिस्काउंट, ना 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 ना, नहीं कर सकते, डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। एक्सेप्ट, लेकिन एक सिचुएशन में आप कर भी सकते हैं, बस शर्त है आपका स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल हो। स्वेट इक्विटी क्या होता है? स्वेट मतलब पसीना, मतलब जो एम्प्लॉइयों को दिया जाता है उनके काम के बदले में हम क्या करते हैं, जो शेयर देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी। तो उन्होंने कहा स्वेट इक्विटी को छोड़िए, उसके अलावा अगर कोई बाकी कोई भी है तो उस केस के अंदर आप क्या कर दीजिएगा, कभी भी डिस्काउंट के ऊपर शेयर इश्यू नहीं करेंगे। क्लियर है? अब शेयर कैपिटल में ऑथराइज और नॉमिनल शेयर कैपिटल ये क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल ये क्या होता है, जो आपने लिखा है किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम जो है वो उसका दायरा तय करता है कि कहाँ तक जो है वो कंपनी जा सकती है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वगैरह वगैरह। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है कि कंपनी का अंदर से मैनेजमेंट किस तरीके से चलेगा, वो सारा लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज होते हैं, उसमें से एक क्लोज होता है कैपिटल क्लोज, उसके अंदर लिखा जाता है कंपनी कितने तक की ऑथोराइज है, कि कितने तक की कैपिटल इशू कर सकती है, वो क्या कहलाएगी, ऑथोराइज कैपिटल। उसमें से जितने की इशू कर देगा वो क्या कहलाएगी, इश्यूड शेयर कैपिटल।
अब इश्यू जैसे कि ये 10,000 और उसमें से 9,500 सब्सक्राइब किए तो 9,500 क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब हो जाएगी। 9,500 पे मान लीजिए आपने 3-3 रुपये मंगवाए अभी तक है 10-10 के, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप हो जाएगा। पेड अप क्या हो जाएगा, आपने मंगवाया जिसमें से जितना उन्होंने दे दिया है वो सारा क्या हो जाएगा, पेड अप हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 शेयर पे 3-3 रुपये के हिसाब से मंगाया और 9,000 पे 3-3 रुपये मिल गया और 1,000 पे नहीं मिला, तो 9,000 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, पेड अप हो जाएगा। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होगा, कॉल्ड इन केस ऑफ लिक्विडेशन ओनली। ये ऐसे अपन पहले से रिजर्व करके रख लेते हैं कि भाई ये शेयर कैपिटल हम तभी मंगवाएंगे जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, तभी मंगवाएंगे, अदरवाइज नहीं मंगवाएंगे। तो ये आपको बातें वैसे आपको सारी पता ही है, इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर वगैरह, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, लॉ पूरी हो जाए उसके बाद में ये थ्योरी वाला पार्ट जो है वो एक बार आपको देखना है और आपको एक बार खुद से ही देखना है। लॉ की जब संदीप सर की क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में इसको आपको एक बार देखना है। उसके अलावा देखिए नॉन पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर वो है जिनका प्रेफरेंशियल राइट है, जिनका प्रेफरेंशियल राइट है किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर और कैपिटल पेमेंट के ऊपर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई देखो हमें ना, देखो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, वो वोटिंग राइट लेते हैं कि वो कंपनी में वोट करके एक्टिवली मैनेजमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, मतलब एक्टिव डिसीजन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। प्रेफरेंस शेयर वोटिंग पावर उनका नहीं होता, वो वोट नहीं देते हैं। क्या सर वो कभी भी वोट नहीं देते हैं क्या, नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट देते हैं, लेकिन वो तभी वोट देते हैं जब कोई मैटर उनसे रिलेटेड हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड अगर कोई होगा रिडम्पशन वगैरह, तो उस केस के अंदर उससे वोट करवाया जाएगा, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं करते। एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का बायबैक होगा तो उस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोट जो है वो लिया जाएगा। रीजन क्या है, देखिए ये यूं लाइन है, सबसे आगे इक्विटी शेयर होल्डर, फिर उसके बाद पीछे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और उसके पीछे डिबेंचर होल्डर। सर मतलब अगर लॉस होगा तो सबसे पहले कौन खाएगा लॉस, यहाँ से आएगी लॉस आएगा तो सबसे पहले किससे लड़ेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का। मतलब पहला लॉस हुआ, कम प्रॉफिट हुआ तो किसका जाएगा, डिविडेंड कम होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। अब ये इक्विटी जब इनका भी, इनको कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी लॉस जो ज़्यादा है, तब फिर किसके पास पहुंचेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। और फिर और ज़्यादा लॉस होगा तो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट के अंदर भी जाके तकलीफ आने लगी पेमेंट के अंदर। समझ पा रहे बात। और जब डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पेमेंट में दिक्कत आने लगी तब जो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ मूव करेगी। समझ पा रहे बात। अब ये जो है ये आगे वाला इक्विटी है और पीछे प्रेफरेंस है। अब इक्विटी अगर यहाँ से निकल जाएगा तो मतलब सीधा किसको लगेगा लॉस, प्रेफरेंस को। तो इक्विटी का बायबैक मतलब इक्विटी कम हो रहा है, तो उस केस में इसके बेचारे के नुकसान हो रहा है। तो उस केस के अंदर अगर इक्विटी का बायबैक होता है तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से वोट करवाया जाता है। कम्युलेटिव क्या होता है, इनका डिविडेंड कम्युलेट होता रहता है। जैसे इस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जैसे 10% है। देखिए डिविडेंड तभी दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, डिविडेंड तभी दिया जाता है जब आपका प्रॉफिट हो। लॉस के केस में प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, बस शर्तें कुछ कंडीशन है। लेकिन फिर उन कंडीशन में भी ये दिया गया है कि हमेशा डिविडेंड जो प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कभी कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के रूप में नहीं किया जा सकता। सर मतलब आपने कुछ कमाया है या इस साल में या पीछे वाले साल में, तो उस मुनाफे को ही डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने लोगों से इक्विटी शेयर पे जो कैपिटल का पैसा लिया वही डिविडेंड के रूप में बांट दो, नहीं। यहाँ तक कि कंपनी एक्ट में तो ये भी कहा गया कि अगर बोनस लेते हो, बोनस देते हो तो वो भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बोनस जो देते हो वो भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। क्लियर है सर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जैसे दे रखा है 10%, इस साल मुनाफा नहीं हुआ तो इनका क्या कहना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मत दो, तो हमें भी मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे बात। इनका कहना क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को दो, उससे पहले हमें डिविडेंड दो। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि एक काम करो, इस साल डिविडेंड दो ही मत। दूसरे साल फिर प्रॉफिट कम हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि डिविडेंड दो ही मत। तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा हमें डिविडेंड चाहिए नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मत दो। चौथे साल हुआ, इक्विटी ने कहा कि हमें भी मत दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मत दो। पांचवें साल क्या किया,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% दे दिया और इक्विटी ने कहा कि पीछे 4-5 साल का मिला के कितना बनता है, 40-50% बनता है कि 50% डिविडेंड दे दो हमको। अब ये बेचारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो ठगे ठगे लगने लगे, तो इनको क्या कहा गया, एक कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है कि अगर आप इनका डिविडेंड नहीं देते हो तो उस केस के अंदर इनका क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। मतलब अगर पहले साल आपने इनको डिविडेंड नहीं दिया तो दूसरे साल जब दोगे तो पहले साल का और दूसरे साल का दोनों का इकट्ठा करके दोगे। और उसके अंदर एक प्रोविजन ये भी लिखा गया है, अगर कोई कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उसको अगर कंटिन्यूसली 2 साल तक आप डिविडेंड नहीं देते हो तो उस केस के अंदर उसके पास क्या आ जाता है, वोटिंग राइट आ जाता है। मतलब फिर वो इक्विटी के जैसे जैसे वोट भी देना शुरू कर दे। नॉन कम्युलेटिव क्या होगा, जिनका इकट्ठा नहीं होता। कम्युलेट वर्ड का मतलब लिख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाएगा। इकट्ठा ये ऐसे ही लिखा जाता है ना शायद, ये नॉन कम्युलेटिव मतलब जो इकट्ठा नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, देखिए इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज होते हैं, पार्टिसिपेटिंग मतलब पार्टिसिपेट किस में करेंगे, वोटिंग राइट में नहीं, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सरप्लस प्रॉफिट में। किसमें, सरप्लस प्रॉफिट में। जैसे 10% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो पहले इनको 10% डिविडेंड दिया, फिर जो बचा वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो ये पार्टिसिपेटिंग अगर है ना तो वो जो बाकी बचा उसमें इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करेंगे। सर एक बार वापस देखिए, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर है पार्टिसिपेटिंग है तो 10% उसको डिविडेंड दे दिया, फिर जो बाकी बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद में अब जो बचा है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर को बांट रहे हैं। अगर पार्टिसिपेटिंग है ना तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वहां भी हिस्सा लेंगे। तो ये क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका जस्ट ऑपोजिट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल क्या होता है, जो एक टाइम के बाद में वापस क्या किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे। रिडीम मतलब खत्म करना, रिडीम मतलब खत्म करना। जैसे 10 साल बाद में रिडीम करेंगे, मतलब कि आज इश्यू किया 10वें साल बाद में क्या करेंगे, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर देंगे, मतलब उनको आप पैसा वापस दे देंगे और प्रेफरेंस शेयर लेके उनको फाड़ के खत्म कर देंगे। तो ये तो क्या हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन रिडीमेबल मतलब जो कभी रिडीम नहीं होते। लेकिन इंडिया में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 55 के अंदर लिखा गया कि मैक्सिमम जो है वो आप कितने टाइम के लिए इशू कर सकते हो, मैक्सिमम आप 20 ईयर्स के लिए इश्यू कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब नॉन रिडीमेबल कर सकते हो क्या, नहीं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ है स्पेसिफाइड है, या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्पेसिफाइड है तो वहाँ पर 50 साल है, उससे ज़्यादा के लिए आप इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर। हाँ जी सर। 50, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ, नॉन स्पेसिफाइड में 50 नहीं है भाई, माफ़ कीजिएगा, 50 नहीं है, मोर देन 20 ईयर्स हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्पेसिफाइड है तो उस केस के अंदर 20 साल से ज़्यादा के लिए भी इशू कर सकते हैं। 50 साल की लिमिट नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने गलत लिख दिया। कन्वर्टिबल क्या है, ये वो शेयर है जो क्या होते हैं एक टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। टाइम हो सकता है, लिमिट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई कंडीशन हो सकती है। वो जब कंप्लीट होगी तब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं बात, हाँ जी सर। तो इक्विटी क्या है, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी। सर ये क्या बात हुई, भाई यही डेफिनेशन दे रखी है कंपनीज एक्ट में, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। तो एक को डिफाइन कर दिया, बाकी बचे वो इक्विटी। की पॉइंट, एप्लीकेशन मनी सेक्शन 39 कहता है कि एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू, से भी कहता है मिनिमम 25% ऑफ इश्यू प्राइस। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे जिसमें 5% भी ऑप्शन 25% भी हो तो किस पे टिक करेंगे, 5%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनीज एक्ट इन द प्रोस्पेक्टस से भी शुड नॉट लेस देन 90%। क्लियर है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, जो आप शेयर इशू करते हैं उसमें से 90% के लिए कम से कम एप्लीकेशन आना चाहिए, ये सेबी कहता है। क्लियर। सेबी के रूल किसके ऊपर लगेंगे, लिस्टेड के ऊपर लगेंगे, लेकिन अपने को जनरल यही मानना है कि लिस्टेड और 90% मानना है। नो अंडर राइटर, अब देखिएगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए तो
अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए तो क्या करें सर? तो देखिए, तो आपको करना है ये क्या कि अगर कोई अंडर राइटर नहीं है, कोई अंडर राइटर नहीं है, नो अंडर राइटर, तो आप क्या करो, रिफंड करो इनको। नो अंडर राइटर 15 दिन में, और अंडर राइटर है तो अंडर राइटर से मंगवा के कोशिश कर लो, 60 दिनों के अंदर अंडर राइटर से आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर 60 दिन के अंदर रिफंड होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किसका कहेंगे? 15 का मानेंगे, क्योंकि हमेशा देखिएगा कम वाली जो लिमिट है, मिनिमम वगैरह की बात होती है तो उसमें कम वाली लिमिट को कंसिडर किया जाता है। सर ये क्या मामला, अंडर राइटर का क्या मामला? देखिए, अब कंपनी को लगता है कि यार पब्लिक के पास जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, उसमें सारी रिस्क है, तो वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एजेंसी को, किसी फर्म को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उनको कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमारे बिहाफ पे क्या कीजिए, इन शेयर को इशू कीजिए। उन्होंने कहा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, उसके बदले में कमीशन देंगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, कमीशन लेंगे, हम आपके शेयर इशू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ गए? तो ये क्या होते हैं? अंडर राइटर, जो कमीशन के बदले में हमारे शेयर इशू करते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर गारंटी भी लेते हैं कि भाई हम आपके शेयर इशू कर देंगे, और कल को नहीं हुए तो वो कहते हैं कि हम खुद खरीद लेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? अंडर राइटर कहलाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ क्या क्या हो सकता है, इसके साथ साथ आपको मैं CRR का भी यूज़ लिख देता हूँ। CRR जो वो किसके लिए यूज हो सकता है? बोनस शेयर को इश्यू करना। CRR क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब हम कब क्या देखेंगे, CRR का यूज वैसे आगे आएगा तो इसको वहीं पर देखेंगे, लेकिन अभी साथ में आप एक बार देख लो उस वजह से। CRR क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मतलब जब आपकी कैपिटल जो है वो कम होती है, उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है? CRR में अमाउंट जो ट्रांसफर करना होता है। अगर शेयर कैपिटल कम की, कम कैसे आया, तो बायबैक किया या रिडीम किया, कम किया और उसके बदले में नई शेयर कैपिटल आ गई, तब तो CRR की जरूरत होती नहीं है, नहीं तो CRR की होती है, जो आगे आपके चैप्टर के अंदर आएगा, एक बायबैक के चैप्टर के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज हो सकता है? सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है। क्यों CRR सिर्फ बोनस के लिए यूज होता है, वो वहीं पर डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पहली बात तो समझिएगा ये है क्या। देखिए, 10 का शेयर 12 रुपए में सेल हो रहा है, 10 का शेयर जो क्या हो रहा है, 12 रुपए में सेल हो रहा है, तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये कैपिटल के नहीं है, ये कैपिटल के नहीं है। देखिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। कई लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को कहते हैं कि गुडविल है, कई लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को कहते हैं गुडविल है। क्या ये बात सही है? ये बात कुछ हद तक सही भी है। रीजन क्या है? क्योंकि आपका शेयर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में कब बिकेगा? समझिएगा, आपका 10 रुपए का शेयर जो वो 12 रुपए में कब बिकेगा? ये तभी बिकेगा जब आपने मार्केट के अंदर गुडविल क्रिएट की होगी, जब आपकी कंपनी में लोगों को भरोसा होगा, जब लोगों को भरोसा होगा कि आप प्रॉफिट कमा के देंगे। समझ पा रहे हो? तभी जो है वो क्या करेंगे, आपका 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में भी खरीदने को तैयार होंगे। समझ पा रहे हो बात? जैसे नई इंस्टीट्यूट होगी कोई, तो वो शुरू में कोर्स कैसे लॉन्च करेगी? एकदम बिल्कुल सस्ते पे। लेकिन जैसे जैसे उसकी ब्रांड होगी, जैसे जैसे गुडविल होगी, तो वो उसका गुडविल का पैसा चार्ज करेंगे क्या? हाँ, जरूर चार्ज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? जरूर चार्ज कर सकते हैं और जरूर चार्ज करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है, एक तरीके का गुडविल है। लेकिन इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो है वो उन्होंने क्या कर रखा है, स्पेसिफाइड बता रखा है। देखिए, कहाँ जरूरत पड़ती है इनको कि हम जो है वो इस तरीके के यूज जो है वो रेस्ट्रिक्शन हो। क्यों ऐसा कंपनी एक्ट जो ऐसा कहता है? रीजन क्या है? क्योंकि नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के चक्कर में सिक्योरिटी प्रीमियम से या पैसा उधार ले लेके लोगों को डिविडेंड बांट रहे हैं, और लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यूं ही झूठी जो कंपनी के शेयर की प्राइस जो वो बढ़ेगी, और फिर अल्टीमेटली जिस दिन पता चलेगा उस दिन शेयर के भाव जो क्या हो जाएंगे, एकदम से गिर जाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का उन्होंने क्या कहा, टुवर्ड्स unissued share of company may be issued to the member of the company as fully paid bonus security। मतलब सर, बोनस शेयर जब इश्यू करते हो ना, तब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। जब बोनस शेयर आप जब पढ़ोगे तो उस केस के अंदर देखोगे, बोनस शेयर में 3 ही चीजें होती है, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। सर फ्री रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व क्या है? देखिए, फ्री रिजर्व का मतलब क्या है,
वो रिजर्व जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से फ्री है डिविडेंड बांटने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? फ्री रिजर्व कहलाएंगे। जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से फ्री है डिविडेंड बांटने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? फ्री रिजर्व, जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। इसके अलावा इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार 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 लगा दो इसको, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ एन एक्सपेंस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। राइट ऑफ करने के लिए कोई कमीशन दिया है, कोई डिस्काउंट दिया है ऑन एनी ऑफ सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ कंपनी, कोई कंपनी के डिबेंचर सिक्योरिटी के अंदर किसी भी तरीके उनके ऊपर कोई कमीशन दिया, कोई आपने जो चार्जेस दिए हैं, तो उस केस के अंदर उनको राइट ऑफ करने के लिए, कोई डिस्काउंट दिया है तो उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉरी, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब कि आपने पैसा ज़्यादा लिया, अगर कभी कम लिया तो उसको वापस क्या कर सकता? राइट ऑफ कर सकता। सर डिस्काउंट का तो आपने मना किया था। डिस्काउंट शेयर पे मना है, डिबेंचर पे नहीं है। डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं क्या? आराम से हो सकते हैं। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं हो सकते हैं क्या? इरेडीमेबल डिबेंचर इश्यू हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। समझिएगा, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्काउंट पे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर इश्यू नहीं हो सकते, डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं हो सकते, डिस्काउंट पे डिबेंचर जरूर इश्यू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं हो सकते, इरेडीमेबल डिबेंचर इश्यू हो सकते हैं। सर इक्विटी इरेडीमेबल, इक्विटी कहाँ रिडीमेबल है? रिडीमेबल वो तो मालिक है, गोइंग कंसर्न के हिसाब से सतत चल रहे हैं उसके हिसाब से। सर मालिक तो शेयर होल्डर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, हाँ वो भी मालिक है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए। टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को रिडीम करते हो उस वक्त अगर कुछ प्रीमियम देते हो तो वहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर द परचेज ऑफ द ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, खुद की सिक्योरिटी वगैरह परचेज करते वक्त भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ध्यान से समझिएगा। इट मे बी नोटेड, सर अलग कलर से क्यों? देखिए, इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 133। 133 के अंदर क्या कर रखा है? कुछ कंपनियां बता रखी है of the Companies Act 2013 whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for them can't apply for security premium account for the purpose of B and D above। सॉरी, B and D नहीं है, ये C and D है, ये गलत लिख रखा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, है ना, ये यहाँ ई में ये नहीं लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने पहले ही लिख दिया है, तो ये ग्रीन से कर देते हैं। सही लिखा हुआ है ना, मैंने पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान इधर दे दिया। ये लाल 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 कलर, ये लाल। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि जो कंपनी 133 के 133 के अंदर जिनको जिनको क्या करना है, 133 के अंदर क्या कर रखा है, कुछ कंडीशन दे रखी है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है जो कंपनी, जैसे कि इतना कुछ कंडीशन दे रखी है पेड अप कैपिटल टर्नओवर वगैरह की, वो कंडीशन जो सेटिस्फाई करती है उनको क्या करना होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for them can't apply सिक्योरिटी प्रीमियम, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते बी और डी पर्पज के लिए, मतलब इसके लिए और इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अगर वो क्या है, ये वाली कंपनी है जो सेक्शन 133 वाली। क्लियर है? तो ये जो था थ्योरेटिकल पार्ट था। इसके अलावा जो बाकी का थ्योरेटिकल, पहले तो सोचा था कि हम क्या करेंगे इसमें थ्योरी जो वो डिस्कस ना करके हम बाकी का पार्ट जो वो डिस्कस करेंगे। बाकी का ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये पूरा का पूरा आप ही खूब पढ़ना है। कंपनी एक्ट पढ़ने के बाद में पढ़ना है। कंपनी एक्ट जब एक बार पढ़ लो उसके बाद में पढ़ना है ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए।
अनलिस्टेड कंपनी वगैरह सारी डेफिनेशन है। ये दोनों भी आपको ये तो चलो मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैं करवा दूंगा, ये दोनों मैं करवा दूंगा। बाकी ऊपर का पोर्शन जो वो आपको खुद को करना है। क्लियर है ये मेरी बात? बाकी अपन कल जो है वो कल यहाँ से शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से। हम ये शेयर जो वो इश्यू, फॉरफीचर, री इश्यू वगैरह सारा का सारा समझने की कोशिश करेंगे। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो वो रटने लायक है, तो रटना पड़ेगा। 5% है तो 5% रटना पड़ेगा, 90% है तो 90% रटना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना जितना एफर्ट दे सकते हो उतना एफर्ट दीजिए, जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।